नमस्कार। चुनावनामा के इस खास कार्यक्रम किताबनामा में आपका स्वागत है। और आज जिस किताब से हम रूबरू होने जा रहे हैं वो है जनता स्टोर। मुझे लगता है कि हाल में छपी किताबों में इसकी खासियत है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जब जब हम छात्र राजनीति को बहुत एकेडमिक फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो बहुत कॉम्प्लेक्स और प्रतीत होता है। लेकिन जब आप उसको इस तरह के नैरेटिव के माध्यम से समझेंगे जिसे नवीन चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है, तो बहुत सहज, सुलभ और बहुत ही, मुझे लगता है इसका रिच जो है बहुत दूर तलक जाता है। और इसलिए बहुत स्वागत है सर आपका। नवीन सर जो है का मैं बहुत संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। और ये बहुत अलग मिलता है, अलहदा मिलेगा आपको कि अगर कोई बंदा मतलब मैनेजमेंट के डिसिप्लिन से हो और वो लिखना पढ़ना और इस तरह के की लिखावट रखता है जिसका रिच बहुत पॉपुलर है, और वो छात्र राजनीति जैसे बहुत गहीर मुद्दों को और इतने नैरेटिव के अंदाज से प्रस्तुत करता है कि वो मैं एक पॉलिटिक्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं भी इसको पढ़ने के लोभ से मैं अछूता नहीं रह पाया। और यही कारण है कि मैंने पढ़ा और सर से फिर समय लिया कि हम इस पे बात करें। वर्तमान में जो है नवीन चौधरी जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है उसके मार्केटिंग हेड हैं। मुझे लगता है अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो सर आप जोड़ेंगे आप अपने उसमें। और ठीक है जी, काफी लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और खास बात ये भी है सर कि आज इस पैनल का बिल्कुल ही फ्रेमवर्क अलग है। अमूमन हम लेखक से केवल बात करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना इस किताब के मार्फत जो लोग रियल प्रैक्टिशनर हैं, जो छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, उनको भी हम अगर इसमें सहभागी करें। तो हमारे साथ नीतू डबाज जी हैं, जो कि बहुत हाल के दिनों में बहुत जाना पहचाना नाम है। वर्तमान में स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और वो डूसू जनरल सेक्रेटरी रही हैं 2010-11 में। तो नीतू डबाज जी भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में रहेंगे। हमारे साथ युवा साथी सुभकीर्ति भी हैं। सुभकीर्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और वो एबीपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत ही कोर टीम से जो इलेक्शन मैनेजमेंट और ये सब के साथ जुड़े रहे हैं। और विद्यार्थी जीवन से ही, खासतौर पे जब वो शहीद भगत सिंह कॉलेज में थे, वहीं से उनका रुझान रहा छात्र राजनीति में। तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि छात्र राजनीति में मतलब आज एक उन्होंने महत्वपूर्ण तो अपना जीवन बिताया ही है, उसके साथ साथ हमारे एक विद्यार्थी हैं, एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में सूरज भारद्वाज। आपके उपन्यास में भारद्वाज एक उपनाम जो है वो बहुत बार आता है और एक सेंट्रल वो कैरेक्टर में है। तो सूरज की खासियत ये है कि वो भी अंडर ग्रेजुएशन जो है का स्टूडेंट रहा है, और अभी मास्टर्स में कोशिश कर रहा है, मूल रूप से राजस्थान से, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है। तो एक तरह से मिक्स एक्सपीरियंस है उसका। तो इस बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं। और सर हमने एक तय किया है जिस फॉर्मेट पे, उसी पे बात करेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि हम आज के जिस दौर में रह रहे हैं, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस की जुबान में कहते हैं, ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, जहां एक अलग तरह का मतलब पाठक है। आज एक ऐसा पाठक है जो सर्टेन नहीं है, एक ऐसा पाठक है जो जिसके सपने भी सर्टेन नहीं है। तो उन पाठक के लिए आपकी 1999 में लिखी गई रपट पे आधारित किताब आज 2020-21 में क्यों पठनीय होनी चाहिए? जो राजनीति है ये बहुत ज्यादा नहीं बदली। जब मेरे पास एक कहानी थी 1995 से 2000 तक की, तो कुछ हमें एक नए पाठक की, जिस युवा वर्ग की हम बात कर रहे हैं, यह युवा वर्ग जो है सामान्य तौर पर प्रेम कहानियां पढ़ता है। आसपास की कैंपस की कहानियां भी प्रेम कहानियां ही रह जाती है, लेकिन कैंपस के अंदर कैंपस पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके जीवन का है। तो ये पहली चीज थी कि मुझे कहानी उनको बतानी है कि ये कहानी किस प्रकार से आए और राजनीति, छात्र राजनीति में असल में क्या होता है। अब विषय है कि क्या चीजें हैं जो कि आज भी रेलेवेंट हैं लोगों के लिए और क्यों उसको पढ़े। यहाँ पे दो मेरे को साइमल्टेनियस थॉट्स थे। पहला था कि क्या मैं इसको प्योर नॉस्टैल्जिक तरीके से रखूं 95 टू 2000 के बीच में और उसमें कोई बदलाव न करूं, सब कुछ वैसा का वैसा रहने दूं। दूसरा था कि मैं ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करूं जो काफी हद तक उस समय भी था, काफी हद तक इस समय भी है साथ में। चूंकि इस कालखंड की घटना है तो कुछ चीजों को वैसा रखना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन का जिक्र आपको उसमें मजाक मजाक नहीं मिलेगा कि 24 रुपए की आउटगोइंग है, इनकमिंग है। ये चीजें संभवतः आज के बच्चों को पता भी नहीं होगी कि किस तरह का था। वो बस एक कालखंड का जिक्र देने के लिए। लेकिन जब राजनीति की बात है, अगर है छात्र संगठन, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है
छात्र राजनीति पर, छात्र संगठनों के अंदर की राजनीति की बात नहीं होती, टिकट किस तरह से दिए जाते हैं इसकी बात नहीं होती, प्राय एक विचारधारा के आधार पर हो जाती है। तो मैंने जिन जिन जगहों पे गया, जेएनयू डीयू में भी बीच में मैंने काफी घूमा, कई सारे अपने साथी रहे तो उनके साथ आना जाना रहा। तो मैं जब इनकी राजनीति को देख रहा था और उसके बाद राजस्थान रिश्तेदारी की राजनीति को देखता हूँ, कभी मैं यूपी या बिहार की तरफ जाता हूँ तो उधर जब मैं बातें सुनता हूँ कि क्या हो रहा है तो बहुत सारी कॉमन चीजें निकलती है। तो मुझे वो एरियाज आइडेंटिफाई हुए कि कौन सी चीजें हैं जो बहुत कुछ सिमिलर है और कौन सी चीजें में कुछ बदलाव आया है, ताकि वो समझ में आना शुरू हो कि कैसे चुनाव होता है। टिकट देने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, अंदरूनी राजनीति वैसी की वैसी है, चाहे वो 1995 या 2000 में जैसी थी वही 2010 में थी और वही 2020 में हो रही है। लेकिन चुनाव होने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ मामूली चेंजेस आए हैं, तो वो एक डिफरेंस जो है वो आना चाहिए। तो एक पाठक के तौर पर मुझे लगता है कि उस काल को भी समझ सके और आज के समय से उसको जोड़ भी सके, उसके एकदम अलग ही चीज ना हो जाए कि क्या था। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ मैंने किया, तो कहानी को बुनने का तरीका ये रहा कि ऐसे बुना जाए कि 95 वाला कहानी आपको आज की कहानी लगी है, ये ऐसा लगे कि बस 4-5 साल पीछे की बात है जिसको आपने शायद देखा जी हो। जी जी सर, दूसरा सवाल ये है सर कि इस पूरे उपन्यास के मूल में जो एक बहुत विंटेज पॉइंट है वो है जनता स्टोर, जो जैसा कि शीर्षक भी आपने रखा है। हालांकि जवाहर कला केंद्र का भी जिक्र है, लेकिन जनता स्टोर ऐसा लगता है कि वहाँ संजय का ऑमलेट का दुकान है, समोसे चाय की बात वहाँ होती है, यूनिवर्सिटी के सारे खिस्से को वहाँ पे बहुत अलग चाशनी में परोसा जाता है, या ठरकी बाबा की बहुत सारी कहानी है वहाँ। तो आपके केंद्र में जो है ये जनता स्टोर है, मतलब उसका पूरा मैं पब्लिक स्फेयर के रूप में इसे देखता हूँ। जो जनता स्टोर आपने चुना है, आपको क्या लगता है कि ये जनता स्टोर इस तरह की जगह सच में राजनीतिक बातचीत के लिए बहुत अहम है? और मैं इसे जोड़ा हुआ एक सवाल करता हूँ। जब आप जनता स्टोर को बताते हैं तो आपने एक जगह लिखा है शुरुआती पन्नों में के ही कि हमारे जनतंत्र में जन गायब है, फिर भी उसे जनतंत्र कहते हैं। वैसे ही जनता स्टोर बंद होने पर भी इस मार्केट को आप जनता स्टोर कहा जाता है। बहुत गहीर मतलब है इसका, क्योंकि खासतौर पे जब आपने डेमोक्रेसी से लोगों के गायब होने की बात की और उसको अब जनता स्टोर के साथ अगर आप जोड़ के देख रहे हैं, तो इस दोनों सवालों का जवाब मुझे एक साथ दें। जो केंद्र की बात है, प्रायः किसी जब हम छात्र राजनीति की बात करें तो यूनिवर्सिटी के आसपास हमेशा ऐसा अड्डा तो आपको मिलेगा जहां बच्चे आते जाते होंगे, बैठते होंगे। जनता स्टोर जो है वो दो, एक तो डे स्कॉलर्स जब आते हैं तो वो दिन में चलो थोड़ा बहुत खाया पिया चले गए, लेकिन जनता स्टोर का जो जब हम चर्चा की बात करते हैं, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरह की राजनीति और इस तरह की बातों में होस्टलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो होस्टलर्स को शाम को निकल के वो यूनिवर्सिटी के सामने वो जनता स्टोर मार्केट उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ वो खड़े हो सकते हैं, चाय पी रहे, सिगरेट पी रहे, अंडा खाए, समोसा खाए, जो भी उनका है, और छोटा मोटा अगर कुछ फोटो शूट करानी है वो करा ले। और लड़कियां भी आती है तो उनको भी देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें उनके सारे जो इच्छाएं हैं वो एक ही जगह पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे अड्डे आपको बहुत जगह मिलेंगे, डीयू के अंदर भी आपको ऐसा कहीं ना कहीं होगा। जेएनयू के तो हम उसको जेएनयू के अंदर ही वो गंगा ढाबा एक टाइम में मतलब हाँ पूरे देश में सभी जानते होंगे, तो हाँ। ऐसा कहीं ना कहीं वो गंगा ढाबा को आप जेएनयू का जनता स्टोर समझ लीजिए। तो वो जो है जी कहीं ना जी कहीं पे एक स्थान ऐसा जरूर है जहाँ ये चर्चा होती है। जयपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर एक छड़ी छड़ी तो नहीं, छोटा सा कियोस्क है जो कि पेटीज और ये देता है, कॉफी देता है। आप उस आदमी से जाके पूछ लीजिए कि बताओ बीजेपी में अभी क्या चल रहा है, किसकी किससे नहीं बन रही, वो आपको बता देगा। क्योंकि वहां जो चाय पीने वाले के जो बीजेपी के नेता लोग और कार्यकर्ता आते हैं, वो जो बातें करते हैं सारी बातें सुनता है। तो वो अड्डे जो है हर जगह कहीं ना कहीं पे बने हुए होते हैं। और कांग्रेस में मेरा एक्सेस नहीं था तो वहां मैं कभी जा नहीं पाया, तो वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो ये जो है अड्डे आपको हर जगह पे मिलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है जनता स्टोर, ये मुझे हमेशा ये कई बार आपको पर्सनल मुझे हमेशा लगता है कि कुछ चीजें जो है वो वाकई वैसी नहीं है। हम सामने सामने जिस चीज को देखते हैं उसके नीचे हमेशा कई सारे लेयर्स उसके होते हैं, बहुत सारी उसके आगे पीछे अगर आप उसका एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। और हम लोग क्या होता है कि एक मोटे परसेप्शन के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। जनता स्टोर का भी यही किस्सा है। वो मार्केट जब भी बना था 65-70 के बीच में, तब वहां दुकान खुली थी जनता स्टोर। उस दुकान के बंद होने के बाद भी जो है वो जगह जनता स्टोर कहलाती रहेगी, जबकि वो एक्चुअली एक मार्केट है पूरा। वहाँ करीब 35-40 दुकानें हैं उस मार्केट के अंदर, तो उसके बावजूद उसको जनता स्टोर कहते हैं। जी। मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथी हैं सूरज, सूरज विद्यार्थी से स्टार्ट करता हूँ।
सूरज, अगर आप सवाल पूछे तो। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर, मैंने आपका उपन्यास, जो आपका प्रयोग था एक छात्र राजनीति पर, इसे पूरा पढ़ा और 2-3 दिन के अंदर ही मैंने इसे पूरा पढ़ लिया। क्योंकि जिस हिसाब से आपने इसे लिखा था, एक भी पेज पर, एक भी पृष्ठ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसे मुझे बंद करके रखना चाहिए। वो एकदम निरंतर प्रवाह और सरल हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, सर बहुत ही एकदम उम्दा आपका ये प्रयोग था। सर, मयूर भारद्वाज जो आपने एक चरित्र बनाया, साथ के साथ उसके जो बड़े भाई शेखर भारद्वाज, तो सर उनको आपने एक ऐसा मीडिया का प्रतिनिधित्व दिया है जो दिखाता है कि किस हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति, साथ के साथ उसको जोड़ती हुई मुख्य धारा है, तो किस हिसाब से वो जो मीडिया का प्रतिनिधित्व है वो कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो विश्वविद्यालय का चुनाव हो या फिर वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो। तो और वो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, एकदम शेखर भारद्वाज का वहां पर एक अपना खुद का वर्चस्व है समाज में। तो सर, वो मीडिया की भूमिका जो आपने एक वहां पर दिखाई है कि किस हिसाब से मीडिया का वो रहता है, तो 99 में भी क्या उसी हिसाब से मीडिया का रोल था? और राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर राजस्थान के सभी मतलब चुनावों में मीडिया की भूमिका इसी तरह प्रकार से रही है? मीडिया का रही है, थोड़ा सा तो उसके अंदर फिक्शनल भी है, लेकिन मीडिया के हम प्रभाव की नॉर्मली बात करें, क्योंकि उपन्यास है तो कई चीजें जो है फिक्शनल उसमें बनाई गई। और मुझे कई जगह मयूर भारद्वाज को ताकत दिखाने के लिए भी उस कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फिक्शनल है। अगर हम उसको वास्तविकता के तौर पे देखें तो किसी भी छात्र नेता के उत्थान में जितना उसका ग्राउंड पे क्या हुआ काम आता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो मीडिया का एक रोल भी बहुत स्ट्रांग है। एक कैरेक्टर उसमें है जो कि एक रियल कैरेक्टर से लिया हुआ है। उसने अपहरण किया था। उस अपहरण की खबर मीडिया ने जिस प्रकार से छापी और उसके बाद जिस तरह से राजपूत संगठन शक्ति सिंह, तो वो चीज जो है को शक्ति सिंह, तो वो रियल लाइफ में वो एमएलए बन गया बाद में। जी सर। तो ये जो कैरेक्टर है, इस तरह के कैरेक्टर्स को वो मीडिया ने ही खड़ा किया था। उसका अपना जातिगत समर्थन जो भी था वो एक जगह था, उसने जो भी किया, लेकिन उसकी जो गुंडा छवि थी, उस गुंडा छवि को एक हीरो की छवि बना। ये हीरो की छवि बनाने का काम मीडिया ने किया था। उसके उस एक्ट को जिस तरीके से ग्लैमराइज करके दिखाया गया, जिस तरीके से उसको सेंसेशनलाइज करके दिखाया गया, यूथ को लगता है ना कि आप क्या करते हैं, एंग्री यंग मैन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यस सर। हमें जो है दीवार फिल्म में शशि कपूर से ज्यादा अमिताभ बच्चन पसंद आता है, तो वैसा क्रिएट किया गया। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पे देखें तो अमिताभ बच्चन ठीक नहीं था, शशि कपूर ठीक था, लेकिन हम शशि कपूर से उसको ज्यादा पसंद करते हैं। सेम वाज द केस। मीडिया का जो ये नैरेटिव सेट करने का खेल है, चाहे वो किसी भी साइड से करे, मीडिया का नैरेटिव सेट करने का खेल हमेशा से रहा है। और कहीं ना कहीं कभी इसमें पॉलिटिकल एंगल हो जाता है, कभी छात्र नेता से मीडिया वाले के आपसी संबंध का कारण हो जाता है, कई बार जातिगत भी है। कई बार ऐसा भी मीडिया वालों में भी इस जाति का बहुत जबरदस्त प्रभाव है कि भाई ये फलाना मेरी जाति से है तो हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, भले जान पहचान ना हो। तो ये चीज जो है मैंने बहुत होते देखी थी, और उस चीज का प्रभाव था कि मुझे लगा कि मयूर को जब अपन वो स्ट्रांग स्पेस देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मीडिया का व्यक्ति होना चाहिए। ये उस समय की बात है। अब हम आज की बात करते हैं। यूपी का हाथरस केस तो बहुत चर्चित हुआ था, आपको पता होगा, सब पूरे देश में उसकी चर्चा उस समय। उसी दौरान राजस्थान में 2 उसी तरह की घटनाएं होती है। मैं पिछले 3 हफ्ते से राजस्थान में था। हर हफ्ते में 4 ऐसी खबरें आती हैं जहां पे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आप मीडिया में आपने शायद सुना ही नहीं होगा उसके बारे में, क्योंकि मैं वहां से बेसिक में पढ़ रहा हूँ खबरें तो मुझे पता लग रहा है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो मीडिया ये डिसाइड करता है कि कौन सी खबर को कहां से उठाना है, कौन सी खबर को कहां पे दबाना है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में एक तरफ से मीडिया उसको खत्म बता रहा है, दूसरी तरफ से कह रहा है कि नहीं, नीचे से बहुत कुछ मिल रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। अब सच्चाई क्या है आपको हमें पता नहीं। तो मीडिया जो है ये लोगों के साथ खेलने में ये डिफरेंस क्रिएट करता है। ये जब बड़े लेवल की पॉलिटिक्स पे है तो यही चीज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं वो गेम चेंजर बहुत बड़ा बन जाता है। सर, एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बीच में एक बार करते हैं उसको, फिर आप फिर से अगला सवाल पूछेंगे। मैं स्वागत करता हूँ नीतू डब्बास जी का भी इस पूरी बातचीत में।
और आपने समय दिया इस इतने व्यस्त शेड्यूल में भी। आप अब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की दिल्ली की। और नीतू जी, मैं ये दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी छात्र राजनीति होती है, अगर आप जनता मतलब जो जो राइटिंग है सर की, अगर आप उससे गुजरेंगी तो उसमें भी स्ट्राइक की बात है, और छात्र राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता ही है कोई किसी ना किसी मुद्दे पर। आप खुद भी जनरल सेक्रेटरी रही हैं 2010 से 11 के बीच। आप अपने अनुभव से बताएं कि किस तरह इसे क्राफ्ट किया जाता है, किस तरह से आप एज ए मतलब स्टूडेंट लीडर आपने उसे देखा है बहुत नजदीक से। जी, पंकज जी, जैसे आपने कहा कि स्ट्राइक के नजरिए से या एजिटेशन के नजरिए से, तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ ये रखना चाहूंगी कि क्यों मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और क्या कारण रहे। श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में ग्रेजुएशन मेरी वहां से हुई थी, और मेरी शुरुआत प्रोटेस्ट की वजह से ही हुई थी, एक्टिविज्म। अच्छा, एबीवीपी की तो आदत ये होती है ना कि जो जो ज्यादा उछलते हैं बच्चे, उनको कैच कर लिया जाता है। अच्छा, ये सही है, जो ये जोश, ये विरोध करते हैं, ये एजिटेशन करते हैं। तो देखिए, हर छात्र संगठन की ये प्रवृत्ति होती है कि जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको वो नेचुरली उन तक वो पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और इस तरह से हम जो है वो जुड़ाव हो जाता है। तो वहां पर कॉलेज में कुछ इलेक्शंस को लेकर बड़ी गड़बड़ रहती थी। जैसा मैंने बताया कि वहां पर एक ही ग्रुप चुनाव लड़ता था, दूसरा कोई ग्रुप लड़ नहीं पाता था। एक तरह से उनका बड़ा डोमिनेंट था कॉलेज की एक्टिविटीज पे भी, और सॉल्यूशन पे काम, मतलब प्रिंसिपल मैम के साथ बड़ी साठगांठ थी। और मतलब वो भी उसी आइडियोलॉजी के एनएसयूआई, और दूसरा जो है वो भी। तो वहां पर विद्यार्थी परिषद का कहीं कहीं तक नामो निशान होता नहीं था उस समय। वैसे भी जब हम छात्र संघ जीत कर आए विद्यार्थी परिषद का, तो 8 साल बाद जो है हम 2010 में 3 सीटें जीत पाए थे। उसके लिए क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि लिंग दो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो यूनिवर्सिटी में लागू हो पाई, तो हम लोगों के लिए चुनाव जीतना आसान हो गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर में, वैसे अगर आप इस बात को लेकर आते हैं डिस्कशन में, कि इस लिंगदो कमेटी ने डीयू की पॉलिटिक्स को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। तो यही एजुकेशन का है। और यहाँ से हम मतलब विद्यार्थी परिषद से जुड़ के फिर तमाम वो मुद्दे उठाना, कॉलेज की जो भी एक बेसिक जो स्टूडेंट से संबंधित विषय होते हैं उन पे उनसे जो है फाइट करते करते, पर धीरे धीरे बस विद्यार्थी परिषद में जुड़ना होगा। फिर विद्यार्थी परिषद के द्वारा जितने भी मूवमेंट लगातार खड़े किए जाते रहे हैं। मुझे हमेशा एक बात का बड़ा अच्छा, ये मतलब मुझे बड़ा प्राउड है बीइंग एन एबीपी की, हम लोग कभी जो चीजें मुझे एनएसयूआई में नहीं देखने को मिली, कह सकते हैं कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस में वो चीजें देखने को मिलती है। तभी मैं ये कहती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजनीति मतलब लेफ्ट वर्सेस राइट ही है, बीच में कुछ नहीं मानती मैं उसको। तो तो यही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो चीजें हैं ये यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली। और विद्यार्थी परिषद में रहते हुए जो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविज्म चलता रहता था साल भर, कभी हम लक्ष्मीबाई जयंती मना रहे होते हैं, कभी स्वामी विवेकानंद जयंती को कई हफ्तों तक मनाया जाता था। और अब तो मैं देख रही हूँ कि और भी विस्तार हो गया विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों का। चाहे वो झुग्गियों में जाके जो है विद्यार्थियों के जो स्कूल के विद्यार्थी उनके बीच में जाके काम करना हो, तमाम ऐसे नए नए जो विचार है उस पर वो काम कर रहे हैं। SYL का काम जो है हमारा लगातार बढ़ा है। तो कहने का मतलब वो जो एक लगातार एक्टिविज्म विद्यार्थी परिषद के द्वारा होता रहा, उससे मैं बहुत प्रभावित रही। और उसके नीतू जी, बीच कोई में सवाल अगर एजुकेशन। कोई जी बताएं। जी मैं जी पूछ रहा जी, हूँ कि अगर सवाल अगर नवीन आप जी से नवीन सर से मेरा कुछ। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी नवीन जी से। आ, उस समय आपने जब ये पुस्तक लिखी और आज हम जब आज के समय देखते हैं, तो मेरे स्वाभाविक रूप से एक महिला होने के नाते ये प्रश्न बनता मेरा कि आज जैसे हम विद्यार्थी परिषद में चुनाव लड़े तो दो दो कैंडिडेट फीमेल आज के टाइम एक दो कैंडिडेट पैनल में होती ही है। आपके जो उपन्यास है उसमें जब मैं पढ़ती हूँ तो देखा गया कि आपने दो पात्रों का जिक्र किया है, जिसमें से एक चुनाव जीतती और एक और जो है डमी कैंडिडेट रहती है। और तो कैसे हालात, मतलब ये जो क्रिएशन थी और कैसे हालात आप देखते हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर उस समय छात्र संघ में, और आज की अगर तुलना करें तो? ये जो है कंपैरिजन अगर हम सिर्फ उस समय और आज के नहीं, हम जगह के हिसाब से करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है 95 से 2000 के समय में भी छात्र संघ अध्यक्ष बनती रही है,
लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में आज भी ये स्थिति नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज भी महिलाएं आपको नहीं दिखेंगी। 68 ईयर्स के इतिहास में अभी तक 2 लड़कियां वहां पे छात्र संघ अध्यक्ष बनी है। एक अभी है और एक करीब 3-4 साल पहले बनी थी। लेकिन इन दोनों के पीछे पूरा सरकारी अमला लगा था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता के, दोनों ही 2 बड़े बड़े नेताओं के परिवार से आए। तब पूरा सरकारी अमला लगने के बाद, जाति के सारे नेताओं के लग जाने के बाद वो जीत पाई है। तो वो जीत भी आसान जीत नहीं थी। तो इतने सालों में सिर्फ ये 2 है। अब अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं तो यूजुअली एनएसयूआई हो चाहे एबीपी हो, ये 2 ही पार्टीज वहां प्राइमरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी, और अभी भी लगभग यही स्थिति है, या फिर निर्दलीय जीत रहा है वहां पर। एक जो है कैंडिडेट लड़की होगी, और मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन जस्ट करने के लिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोएड कॉलेजेस भी नहीं है। पीजी जो है वो सारा वो कोएड है, लेकिन जो कॉलेजेस हैं उसके, तो कॉलेजेस कोएड नहीं है। एक ही गर्ल्स कॉलेज है जिसमें तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, और लड़कों के लिए 3 कॉलेजेस हैं, एक आर्ट्स, एक कॉलेज, एक कॉमर्स और एक साइंस का। तो वो जो है इस तरह का वहां पे इक्वेशन है। तो उस कॉलेज को रिप्रेजेंटेशन देने की खातिर वो एक लड़की को सीट मिलती है। मेरे को याद नहीं है कि कभी भी कोई 2 लड़कियों को किसी पैनल में रखा गया हो। कोई एक आधा केस कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन मेरी याद में अभी तक एक भी केस नहीं है। अच्छा, नीचे का प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट से नीचे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, इस पे कोई लड़की है और उसके साथ 2 फैक्टर, उसका कास्ट फैक्टर और वो सुंदर है, ये लड़कों में बड़ा फैक्टर चलता है, तो वो जो है उसके फेवर में वोटिंग हो जाएगी, वो जीत जाएगी। लेकिन वही लड़की चाहे इन तीनों पोस्ट पे जीतने के बाद कितना ही काम कर दे, और अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव लड़ती है, तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता, वही वोटर उसको कंसिडर नहीं करता। तो वो जो पुरुष वाली जो मानसिकता है, जिसकी फाइट आज भी चल रही है, ये मानसिकता राजस्थान में आज भी उतनी ही स्ट्रांगली हावी है, और वो आपको नहीं नजर आता। तो मैं अभी की जो कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट है, मैं उसकी जीत को भी बहुत बड़ी फीमेल की जीत नहीं मानता, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम, सरकारी सिस्टम और एक पूरे जाति के नेता लग गए थे, क्योंकि मंत्री के परिवार से आ रही हैं, तो उनकी नाक का सवाल हो चुका था। तो वो एक अलग विषय है। मैं किसी सामान्य छात्रा को जो कि आई, जिसने चुनाव लड़ा, अपने कॉलेज से प्रेसिडेंट बनी हो, फिर यूनिवर्सिटी की महासचिव बनी या वाइस प्रेसिडेंट बनी, वो प्रेसिडेंट बनना उसके लिए आसान नहीं है। तो वो चीज आज भी नहीं है वहां पर। सूरज आप सवाल पूछ ले तब तक सर से एक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मेरा सवाल सर इसमें ये था आपसे नवीन सर, कि आपने सभी कैरेक्टर्स को जिस हिसाब से मतलब एक उनकी भूमिका तय की, तो आपने सर ये पहले से सब कुछ प्री प्लान किया हुआ था कि मुझे मयूर भारद्वाज बनाना है, राघवेंद्र बनाना है, शेखर भैया बनाने हैं, या शक्ति सिंह इस तरीके का बनाना है, और मयूर भारद्वाज का साथ ही साथ वो एक मतलब जिसे साफ चरित्र कहेंगे, या फिर एक सीधा विद्यार्थी के रूप में पर, और फिर उसके बाद वो कैसे कैसे करके छात्र राजनीति में घुस जाता है। तो सर ये आपने पहले से सोचा हुआ था, या फिर मतलब जब आप किताब लिखने के लिए आए तब आपने इस पर विचार किया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना होगा, एक ऐसा ग्रुप बनाना होगा जो कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स का होता है? आप इस पर कुछ बताएं। यहाँ पे मैं 2 चीजें मेरे को था कि एक तो स्टेट की पॉलिटिक्स, सिर्फ कैंपस की पॉलिटिक्स ना हो, स्टेट की पॉलिटिक्स क्या है और कहाँ पे ये चीजें आपस में क्रिस क्रॉस होती है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है क्रिस क्रॉस होती है। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक घटना या कोई एक व्यक्ति कभी मिला होता है, जिसका आपको 10-15-20 साल बाद पता लगता है कि ये क्या हुआ, या उसके मिलने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं, या उस एक घटना से बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं। तो ये एक मेरा थॉट था कि जब वो चीज आएगी तो इसी तरह से हम इसको दिखाना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लॉट में 2-3 चीजें मैं प्लॉट के तौर पे, जब अगर हम प्रोसेस की बात करें, रचनात्मक प्रोसेस की बात करें, तो मैं कुछ चीजें क्लियर था कि मुझे क्या दिखाना है। एक, मैं चाहता था कि बताऊं कि किस तरह से टिकट का वो होता है, हॉस्टलाइट्स का डे स्कॉलर्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये मुझे दिखाना है। मुझे दिखाना है कि स्टेट की पॉलिटिक्स का किस तरह से रोल है, कास्ट का क्या रोल है। तो इसके अराउंड, तो ये मेरा प्लॉट हो गया। और प्लॉट जो है एंड में सस्पेंस थ्रिलर के साथ हो, कुछ इसमें ट्विस्ट, तो इसलिए वो चेंजेस होना। तो ये चीजों को करते हुए मेरे पास घटनाएं फिर मैंने क्रिएट करी कि क्या घटनाएं होंगी जो कि इसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो उसको डिसाइड करते हुए फिर कैरेक्टर बने कि आपके पास कुछ ऐसे छात्र होने चाहिए जो कि नीचे से ऊपर आएंगे, कुछ है जो पहले से स्टेब्लिश है, वो अपना स्पेस बनाएंगे। फिर स्टेट की पॉलिटिक्स में, तो स्टेट की पॉलिटिक्स में कौन होगा, उसका रोल क्या होगा, ये चीजें उसके हिसाब से तय होनी शुरू हुई। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रोसेस है, हम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बाद में हो जाती है। जैसे इस किताब के 7 ड्राफ्ट बने, तो आप जो पढ़ रहे हैं 7वां ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट 7वां था।
5वें ड्राफ्ट तक श्याम जोशी नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था इस किताब में। जी सर। छठे ड्राफ्ट में मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ चीजें रियलिस्टिक नहीं बन पा रही हैं, और उसको वो रियलिस्टिक बनाने के लिए मुझे एक और पात्र चाहिए, और वो एक पात्र जो भी आएगा वो पात्र भी रियलिस्टिक बने और उसके पास इतनी ताकत हो तो क्या हो। तो फिर मुझे जो है एक पुराने राजनेता याद आए जिनकी छवि जो थी बहुत ही अच्छी थी। हालांकि श्याम जोशी इतने सफल वो हुए नहीं, लेकिन उनकी छवि बड़ी अच्छी थी पार्टी को लेके। जननेता नहीं थे लेकिन पार्टी में बहुत स्ट्रांग थे, और मुख्यमंत्री के लिए खुले विरोध में थे वो। यहाँ पे ये खुले विरोध में नहीं है मुख्यमंत्री के। तो ये जो चीज थी वो मुझे लगा कि ऐसा एक कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि हर पार्टी में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कि पार्टी में स्ट्रांग होल्ड होता है, और दे हैव द पावर टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो चेंजेस होने हैं ये किस तरह से होते हैं, और चूंकि अपने साथ के दो लोग भी एबीपी से हैं, तो मैं एबीपी में था, मैंने वहां भी मैंने देखा कि किस तरह से कौन से लोग कहाँ पे आके चीजें चेंज कर जाते हैं। तो वो जो था कहीं ना कहीं उस थॉट के साथ एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ। लेकिन हाँ, अगर वन लाइन में कहूँ तो आपके पास एक प्लॉट तैयार है। जब प्लॉट तैयार है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स आपको डिसाइडेड होते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन एंटेगनिस्ट कौन होगा, लेकिन उसके बाद आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स वहां से आने शुरू होते हैं। मैं आगे की बातचीत में सुकृति को जोड़ना चाहूंगा। शुभ, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, और जिस तरह से आप किताब से गुजरेंगे तो कई बार चुनाव प्रचार के बारे में, उसके स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे एक एक वोटर से रिच करता है दोनों कैंडिडेट, मतलब अलग अलग हॉस्टल्स, अलग अलग तरह के समीकरण है वहां, तो जाके होता है। जेएनयू का आप एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए कि वर्तमान में जो छात्र राजनीति चल रही है वहां किस तरह का, खासतौर पे इलेक्शन से पहले की तैयारी और इलेक्शन के दौरान होती है। जी, सबसे पहले तो मैं नवीन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने जितनी भी बात उनकी, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो मेरे साथ पिछले 6-7 सालों में हुआ उसको कोई व्यक्ति दोहरा रहा, और जो बातें वो अभी नहीं कह पा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनके उपन्यास को पढ़ के उसको जीना चाहूंगा। तो मेरे साथ जो कॉन्ट्रास्ट हुआ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन देखने के बाद जेएनयू आना, ये अपने आप में एक बड़ा रेयर अनुभव होता है। मुझे अभी भी याद है 2012 में मैं MAIR के स्टूडेंट के रूप में जेएनयू कैंपस में आया, और उस साल जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें एक ईरान का स्टूडेंट था। तो वो बड़ा स्तब्ध होकर SIS SL लॉन के बाहर सारी चीजों को देख रहा था। तो चूंकि हमारी बात होती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो हमने उससे पूछा कि आप इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी इलेक्शन होते हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा। तो उस समय एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि जेएनयू अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारा मनी एंड मसल पावर यूज होता है, इस बात से कोई कोताही नहीं है, और लेकिन जेएनयू में एक मौका दिया जाता है हर आम छात्र को, आप किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, यहाँ वो फ्रीडम है आपको कि आप अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को लोगों के पास कह सकते हैं। मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया चुनावों के दौरान, जो चीज बदल गई है 2013-14 से 2020-21 में, वो ये है कि वन साइड ऑफ द स्टोरी वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत थी 2014-15 तक एक विचारधारा की स्टोरी। अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट या जो प्रोटेस्ट, जो धरने, जो मीडिया में जो वैल्यू मिलने लगा है विद्यार्थी परिषद या राइट विंग के स्टूडेंट्स को, वो पहले एब्सेंट था। लेकिन इससे जो फाइनल कंक्लूजन मैंने, अब चूंकि मेरा PhD सबमिट होने वाला है, मेरा छात्र जीवन एक तरह से जेएनयू में खत्म होने वाला है, तो जो फाइनल कंक्लूजन मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इलेक्शन जीतने की राजनीति अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जेएनयू बहुत समय, उसके 3-4 कारण। एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ है जो सपोर्ट करता है एक पर्टिकुलर विचारधारा को, उसका क्रिटिसिज्म डेवलप करना और खुद को बचाना, ये दोनों टास्क विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, चुनाव लड़ने वाले लोगों को करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि, क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक संगठन से ताल्लुक रखता हूँ, तो ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि हम बहुत दूध के धुले हैं या हम बहुत सत्यवान हैं। हम भी उन्हीं सब बीमारियों से पीड़ित हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, जितने भी तरह के वाद होते हैं वो सब होते हैं। अभी चूंकि करंट डिस्पेंसेशन में लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट हो, कोई भी चाहेगा, ये मानव का स्वभाव है। ऐसे समय में
लोग एक जो हम यूज करते हैं जेएनयू में, जो कॉमन स्लैंग है, वो कहते हैं पत्ता काट। तो वो पत्ता काटने की जो राजनीति है वो चरम पर। यहाँ मेरिट, ओरेटरी, संगठन के लिए काम करना सब बहुत सही, लेकिन एक जो कल्चर डेवलप हो रहा है वो जेएनयू का पार्ट ऑफ लार्जर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का कल्चर नहीं है। तो ये एक बात जो मुझे महसूस। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है मेरा चुनावों को लेके, वो ये है कि चूंकि संगठन छोटा है, फॉर एग्जांपल एबीवीपी के ज्यादा से ज्यादा 100 एक्टिव कार्यकर्ता जेएनयू में होंगे। स्टूडेंट की संख्या जेएनयू आर बिटवीन 7,000 to 8,000। तो 100 कार्यकर्ता मिलकर के कितना काम करना, उसकी एक लिमिट है। तो हमने इसके कुछ 3-4 तरीके निकाले, हमने कमिटीज बनाई ताकि हर हॉस्टल में विद्यार्थी परिषद के 2-3 कार्यकर्ता हों जो बच्चों को अपने साथ जोड़े। उनको कई बार जेएनयू के स्टूडेंट्स हेजिटेंट होते हैं राइट विंग या इंटेक पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ने के। आप हमसे बातचीत करिए, आप हमारी विचारधारा को समझिए, आपके जो भी, इवन इफ यू हैव मोस्ट रेडिकल क्वेश्चंस, आप आइए हमसे बैठिए, ओवर अ कप ऑफ टी आप हमसे बात करिए, जो एक्सप्लेनेशंस आपको चाहिए। दूसरा जो काम मैं जिसमें इन्वॉल्व रहा 2014-15 से अभी, मेरे 2 मुख्य काम रहे। एक तो इलेक्शन के दौरान लोगों को मोटिवेट करना, वो स्टूडेंट वोटर्स को ये बताना कि कैंडिडेट किस तरह अलग हैं कम्युनिस्ट कैंडिडेट से, क्यों अलायंसेस हो गई हैं। ग्रैंड अलायंस फॉर्म हुआ है पिछले 4-5 साल में जेएनयू में, जितनी पार्टीज हैं सब एक तरफ और विद्यार्थी परिषद एक तरफ। तो ये अपने आप में एक मोरल विक्ट्री भी है। जो मेरा दूसरा काम है वो ये है कि मैं लगातार नेशनल, लोकल, रीजनल विद्यार्थी परिषद के लिए पर्चे लिखना, मेमोरेंडम्स लिखना, ये काम मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि पहले तो लोग विद्यार्थी परिषद के पर्चे को पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अब चूंकि लगातार प्रयास हो रहा है और इंटेलेक्चुअल काउंटर मिल रहा है, लोग देख रहे हैं कि कैंपस में ई रिक्शा चल रहा है, कैंपस में हॉस्टल्स में बन रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म में विद्यार्थी परिषद के जैसे हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जेएनयू से हैं, जैसे अभी बीजेपी में हमारी सहपाठी मित्र और संगठन में हमारी अग्रा जानिमा सोनकर को बहुत बड़ी जानकारी मिली, नेशनल लेवल की जिम्मेदारी मिली। देखिए तो यंग जनरेशन है वो अब धीरे धीरे जेएनयू में जुड़ने लगा है। लेकिन जहां तक चुनावों की बात है, हमने बहुत प्रयास किए हैं। 600-700 वोट से अभी हम 1300 वोट तक आए, करीब 4,000 3,500 वोट होते हैं। लेकिन अभी कुछ समय लगेगा विद्यार्थी परिषद को जेएनयू में चुनाव जीतने में। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस बीच 2-3 जगह विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में चुनाव जीते, जिसमें सौरभ शर्मा का जीतना एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड। जैसे हमारे एसआईएस से पिछले साल मेरे जूनियर ऋत्विक ने चुनाव जीता काउंसलर। तो उसमें जो हिंदी में एक टर्म होता है जो कलेवर है, वो ये है कि केवल विद्यार्थी परिषद की पद्धति को फॉलो करते हुए ही कोई व्यक्ति सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकता है। जितनी बातें जैसे क्षेत्रवाद, जैसे हम बिहारी हैं तो बिहारी को वोट नहीं देंगे, जैसे हम किसी को पर्सनली जानते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कई बार कि कोई पर्सनल कैंडिडेट हो एनएसयूआई का या किसी और पार्टी का, लेट्स नॉट टेक नेम्स, तो हम उसको कंसीडर करते हैं, वोट दे ना दे वो हमारी अपनी विचारधारा है। तो अभी जो स्थिति है वो इस तरह है। और मुझे नवीन जी से एक प्रश्न भी पूछना है कि अभी विगत, क्योंकि किताब 2000 से पहले की है, अभी फिलहाल पिछले खास करके डिस्पेंसेशन के चेंज होने के बाद आपने कुछ चेहरे देखे होंगे जो नेशनल मीडिया में एबीवीपी जेएनयू से गए होंगे। तो इनमें से कौन लोग हैं जो आप, क्योंकि आप पुराने लोग हैं, आपकी समझ में इनमें से कौन लोग हैं जो लगता है कि आपके पात्रों से रिलेट कर सकते हैं या फिर आने वाली भारत की राजनीति में अच्छा काम कर सकते हैं? अभी शुभ के सवाल से ही मैं निकाल के शुभ में बताऊंगा आपको। जब आप जनता मतलब जो सर की पूरी राइटिंग है वो पढ़ेंगे आप उपन्यास को, तो सर अगर आपको याद होगा तो यू आर ऑल्सो यूजिंग ए टर्म पत्ता काटना वाला। वहां पे भी पत्ता जो कटता है राघवेंद्र और मयूर के बीच, वो बहुत बहुत दिलचस्प है। अगर आप देखेंगे उस उपन्यास को तो जो आप कह रहे हैं जाति वाली, जाति पे तो इतना सुंदर नैरेटिव है वहां पे, जाट, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच। जिन पात्रों के नाम मिलते जो लग रहे हैं, कोई मंत्री बन गया है, कोई विधायक बन गया है, वो ऐसे खुलस खा के बैठे हुए।
तो लेकिन एक दूसरा सवाल था, मैं मिस कर गया दूसरा सवाल, चुप करके क्या था? शुभ दो तरह का सवाल पूछ रहे थे, दूसरा सवाल क्या कर रहे थे शुभ आप? मैं एक तो हो गया कि जो किसका पत्ता काटना है वाला, जो कि पूरे उसमें दिखता है आपके उसमें, जी और दूसरा क्या था शुभ, अगर आप बताएं तो संक्षेप में फिर से। यही दो सवाल थे भैया, एक तो कि ये कल्चर उस समय भी था या नहीं जी पत्ता जी काटने वाला, और दूसरा कि अभी जो आप पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं उसमें हम्म। आपको कौन से ऐसे लोग लगते हैं जो आगे अच्छा काम कर सकते हालांकि मैं एक्चुअली पर्सनली नहीं जानता, तो मेरा, अगर मैं फिर भी नाम, अगर हम लेने की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो मैंने थोड़ा बहुत मेरा परसेप्शन बना है वो न्यूज मीडिया वगैरह के थ्रू ही बना है। तो मैं 3-4 नाम ही मुझे याद है, तो उसमें सौरभ का एक नाम बहुत प्रोमिनेंट है जो कि दूसरे उसमें, अब वो कितना एक्टिव है कितना नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक नाम है जो मैंने देखा है, और जिस तरह से उन्होंने बीच में बातें उठाई, तो देखिए कैसा जाते हैं मैं नहीं जानता, इंडिविजुअली मेरा नहीं। दूसरा जो पत्ता काटने वाला है उसको कार सेवा कहा जाता था उस समय में, कि कार सेवा कर दी उनकी। तो मेरे साथ कार सेवा जो हुई थी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं चूंकि चौधरी दिखता हूँ, तो वहां पर राजस्थान में जाट होते हैं, मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ। तो वो चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जो है वो मेरी कार सेवा हुई, और जाटों को बता दिया गया कि ये जाट नहीं है, और ब्राह्मणों को पता ही नहीं चला कि ये ब्राह्मण है। तो एक था कैंडिडेट जो जीता हुआ माना जा रहा था, वो भी साफ हो गया। तो हम चार के, वो पहला साल था जब शायद पूरा पैनल साफ हो गया था हमारा, कोई भी नहीं जीता था, और वैसे हमेशा ही होता था कि एक ने एक एबीपी से जरूर जीता था। तो ये चीजें हुआ करती थी, तब भी हुआ करती थी। शुभ, मैं आपकी बातों में एक और ये चीज जानना चाह रहा था, जब हमेशा नवीन भाई ये कह रहे हैं कि कुछ चीज कंटिन्यूटी में है, कुछ चीजें चेंजेस आई है। डेफिनेटली जब आप जेएनयू में पढ़ते हैं तो जेएनयू में जो एक प्रेसिडेंशियल जो बिल्कुल स्पीच का जो एक वो होता है, वो हर जगह नहीं होता है। तो ये भी अपने आप में मुझे लगता है एक नया प्रयोग है। अगर बाकी जगह नहीं है, और बाकी जगह भी एटलीस्ट आप किसी पार्टी से हैं कोई मतलब नहीं है वो, लेकिन आप आके अपने मैनिफेस्टोज को बताते हैं और उस लेवल पे बताते हैं। जैसे कि आप हिंदू कॉलेज में देखते हैं, हिंदू कॉलेज में एक पार्लियामेंट है स्टूडेंट्स का एक अलग से, तो उस तरह का जो प्रयोग है छात्र राजनीति में, वो चीज डेवलपमेंट है हाल के दिनों में। और मे भी दिल्ली के बाहर अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की जो छात्र राजनीति के नए नए प्रवृत्तियां उभर रहे हैं, उसको भी हम इसमें ऐड कर। नवीन सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अभी चर्चा के समय में बताया कि जब आप उपन्यास लिख रहे होते हैं तो कई बार जो है कुछ बातों को डायरेक्ट कहते हैं, और उतना वो गहीर होता है, मल्टी लेयर्ड होता है कि उसके साथ कई बातें होती हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया जनता स्टोर वाला जो आप एग्जाम्पल को डेमोक्रेसी से जोड़ के आप उसको रख रहे थे, उसी तरह आपने पूरे उपन्यास में, शायद और भी होंगे, मैंने कुछ को लिखा है। जैसे आपने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वगैरह अक्सर काफी डैशिंग होते हैं, पर पता नहीं क्यों असली राजनीति में जाते ही गब्दू लगने लगते हैं। या फिर उसी तरह का जो आपने दूसरा और भी एग्जाम्पल यूज किया है कि ब्राह्मण की पूजा करते हैं उसे राजा नहीं बनाते, राज करने का हक राजपूत का बनता है, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी पर ही क्यों ना हो। और एक जगह आपने लिखा है कि पुलिस अक्सर राजनीति का हिस्सा है, और जैसा हम सिस्टम है, जैसे सिस्टम है वैसा बनता रहेगा। इस तरह का जो कटाक्ष है छात्र राजनीति के माध्यम से जब एक लेखक करता है, तो कई बार लगता है कि लेखक, जैसा आप खुद भी लिखते रहे, आप छात्र राजनीति से ही वहां पे आप बहुत सक्रिय रहे हैं, तो ये लेखक का अपना एक मर्म है, या लेखक लिखते वक्त इन सारे शब्दों को मुझे लगता है उब जाता है? दोनों मिक्स है ये, क्योंकि दोनों चीजों को जब आप देखेंगे, काफी चीजें आप अनुभव करें या आप किसी, या उसको होते हुए देखें, तो वो लेखक जो है कहीं ना कहीं जब उस चीज को देखेगा तो वो चीज फिर निकल के आती है। और ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली हमेशा दिखती रही है कि किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल सरकार के द्वारा हुआ है, सरकारें करती रही हैं, सारी एजेंसी के साथ यही केस हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों चीजों का मिक्सचर है ये। शुभ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब पिछले 1-2 सालों के अंदर जब दो इम्पोर्टेंट समूहों के बीच जेएनयू में बहुत सारा रंजिश हुआ, इस तरह की रंजिश की चर्चा जो है जनता स्टोर में भी है, दो दो समूह के बीच जेएनयू के बीच में, मैं नाम लेके नहीं किसी का संबोधन करूंगा यहाँ, लेकिन उसमें जिस तरह का एजिटेशन था, एक 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 पक्ष के द्वारा काउंटर एजिटेशन जिस तरह से हॉस्टल्स में जाके हुआ, उसके बारे में आपने काफी कुछ कहा था, मैंने काफी फॉलो अप किया, आप न्यूज चैनल में आए थे और आप काफी कह रहे थे। विदाउट पार्टी के नाम को लिए हुए, अगर आप पूरे उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा अगर बताएं तो शुभ।
भैया ये जो पिछले साल 5 जनवरी की घटना हुई, ऐसी घटनाएं जेएनयू में होती रहती थी, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर। और इसको अगर समराइज करना हो एज अ फिनोमेना इन यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, तो ये एक तरफ जहां जो पार्टी अभी नई नई उभर रही है वो विस्तार के बारे में सोच रही है, लेकिन जो पुराने हेजेमन्स हैं उनके लिए अब ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई, क्योंकि देश भर में एक आध यूनिवर्सिटी छोड़ दे तो और कहीं तो कोई है नहीं अस्तित्व। अब जो आखिरी कुनबा बचा है उसमें भी सेंध लग रही है, या तो जेएनयू इलेक्शन में लोग वोट करने कम आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो वोट शेयर बट गया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन जा रही है जो एसोसिएटेड है विथ द करंट डिस्पेंसेशन। तो इन सब चीजों में जो क्या होता है कि जब आप नहीं कर पाते हो काउंटर, तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल से आपकी हेजेमनी अब टूट रही है, तो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। ये पूरा करीब 4 महीने का एक स्ट्रगल था जिसकी परिणति हुई थी 5 जनवरी। इसमें हुआ ये कि पहले तो फीस हाइक को लेके मूवमेंट हुई, जहां सभी पार्टियों का अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस एक साथ सहमति थी कि सब साथ मिलकर लड़े। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई कि फी हाइक एक्चुअली फी हाइक नहीं है, या वीसी ने या जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी धीरे धीरे बच्चों की बातों को समझा, सरकार ने हस्तक्षेप किया, एक तो फंडिंग से हेल्प की एचआरडी ने, दूसरा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स का जो मोरल सपोर्ट था करंट जेएनयू लीडर्स को, वो विदर अबे होने लगा। तो अब क्या हुआ कि अब 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उग्रवाद का सहारा लेकर के खुद को किसी तरह अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए पहले सर्वर रूम को तोड़ा गया। फिर कैंपस में एक ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था छात्र जीवन में, जहां कई बार ऐसा होता था कि हमारे जो भी वामपंथी मित्र होते थे, हम गंगा ढाबा पे उनके साथ चाय पीते थे, साबरमती पे, उनसे पर्सनल रिलेशन तो रखते ही थे। लेकिन उस दौर में ऐसा हुआ कि छात्र राजनीति में छात्र की जगह राजनीति कुछ ज्यादा प्रबल हुई और मरने मारने पर उतारू हो गए। बहुत लोगों को विश्वास करना मुश्किल होता है कि 5 जनवरी पर मुझ पर उन लोगों ने हमला किया जिनको मैं नर्मदा हॉस्टल में बीमार होने पर दवाई ला करके देता, और बाद में पता चला कि वो जेएनयू के छात्र भी नहीं थे, 2 साल पहले ही जेएनयू से पास आउट हो चुके। तो ये जो नया चरित्र जेएनयू में राजनीति का उभर रहा है, ये शायद पहले कभी नहीं देखा गया। और अब ये बात केवल राजनीति की या केवल बदला लेने की नहीं है, ये बात है एक यूनिवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बिगाड़ने की। मारपीट से कोई समाधान तो निकलता नहीं है, बाकी जगह होता होगा, बाकी जगह आप एक दूसरे को मुंह से अपने कुछ भी बोले, लेकिन जान मारने की नियत से किसी को मारना, जिसने भी किया, दोनों पक्षों ने किया तो दोनों पक्ष गलत। लेकिन इस तरह का जो ये फाइनल वर्जन देखने को मिला, उसके बाद संयोग से यूनिवर्सिटी ही बंद है, 1 साल से यूनिवर्सिटी बंद है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, और शायद इस साल भी चुनाव ना हो या लेट से हो। तो बहुत सारे ऐसे इशू हुए। अभी जो मुझे लग रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों का जो सत्ता से बाहर हैं, वो बहुत हार्म कर रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अगर किसी को वोट दे करके, जैसे जेएनयू पूरे जेएनयू का है, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो इस बात को मान लेने में क्या परेशानी है। और प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में एक बड़ा रोचक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा। ये बात है 2015-16 की, बहुत बढ़िया भाषण सभी लोगों ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में, 4-5 कैंडिडेट थे, सब ने दिया, और एक पर्टिकुलर पार्टी का कैंडिडेट बिहार की एक बहुत ही प्रबल जाति से आता था, वो नीचे उतर करके लोगों को ये कह रहा है हॉस्टल में घूम घूम के प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद कि अरे यार, मतलब हम फला जाति के हैं, तुम भी हो तो हमको वोट नहीं करोगे। तो ये वहां जाकर आदर्शवादी बातें करना और नीचे उतर के जातिवाद की राजनीति करना, उस समय एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि जो लोग अभी नेता नहीं बने हैं, दे आर एक्टिंग लाइक पॉलिटिशियंस बट दे आर नॉट एक्चुअली, उनका कोई सब्सटेंटिव, ना तो कोई मास अपील है। आने वाले समय में उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उस समय ही उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया कि स्टेज पर चढ़ के चे गुवेरा और तमाम तरह के कार्ल मार्क्स और दुनिया की हर आइडियोलॉजी के बारे में बढ़िया बढ़िया एनालिसिस करते हैं, और नीचे उतर के झेलम हॉस्टल में या सतलज हॉस्टल में या नर्मदा में कहते हैं कि अरे यार, हम इस जाति के हैं तो तुम हमको इस जाति के हो, वोट करो। तो ये सच्चाई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की,
एक बात से जो पंकज भैया ने शुरू में कही थी कि छात्र राजनीति में छात्र कहीं नहीं, इससे मैं पूरा सहमत होता। नवीन भाई, आपके पूरे उपन्यास में हालांकि भूमिका में ही पढ़ते हुए लगता है कि आपका फेवरेट किरदार जो है वो आप बताएं, आपका फेवरेट किरदार कौन है पहले? मुझे जो पढ़ते हुए एक पूर्वाग्रह लगता है आप। हाँ, मयूर। देखिए मयूर तो प्रोटैगनिस्ट है, तो मयूर तो प्रोटैगनिस्ट देखिए होने के मयूर और नाते वो हमेशा मयूर जिस तरह से पैम्पर्ड होता है शेखर भैया के साथ, जी वो किरदार है सच सच में उस तरह का भाई। लेकिन पूरे जब मैं आखिरी पंक्ति तक मैं आता हूं तो मैं पता नहीं क्यों मुझे एक सिहरन सी होती है, क्योंकि जब मैं दुष्यंत को महसूस करता हूँ, दुष्यंत जैसा एक दोस्त होना भी एक छात्र जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत होती है, जरूरी है, जिसे ये बहुत हालांकि बड़ी आपने जरूरत है। मौन रूप से उकेरा भी है। जब आप पढ़ते हैं और जी पढ़ते जाते हैं दुष्यंत को, अचानक से जब आप पाते हैं दुष्यंत नहीं है अब इस उपन्यास में, तो एक हल्कापन सा लगने लगता है। और ये जी अंतिम अंतिम पंक्ति में भी दिखा है। ये बहुत हमारे आपको साथ साधुवाद जी। जी बताएं। ये हमारे साथ अक्सर लाइफ में ऐसा, जिस चीज को हम कई बार कई धार्मिक गुरु भी कहते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं हम कई बार उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। तो दुष्यंत का भी वही है, दुष्यंत है पूरी कहानी में साथ साथ चल रहा है, दिख रहा है, लेकिन हमारी नजर मयूर पे टिकी हुई है। लेकिन दुष्यंत उस फ्रेम का हिस्सा कैसे बन जाता है, उसको वो इससे जाने, जो आपने कहा, मैं वो फील करवाना चाहता था कि उसको जाने के बाद वो महसूस अचानक से हो हाँ कि अरे ये तो बहुत। था, पूरी कहानी में ये था। हालांकि तो दुष्यंत जो है वो एक कैरेक्टर, एक दोस्त के तौर पे है। बाकी दो कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगे। एक तो श्याम जोशी थे, जो कि बाद में आए कहानी में, मुझे लगा कि यार ऐसा आदमी एक खिलाड़ी होना चाहिए। और दूसरे कैरेक्टर को मैं क्रिएट नहीं कर पाया, वो है प्रशांत दीक्षित, जो कि जेल के अंदर था, एक क्रिमिनल है और जेल के अंदर से चलाता है। तो वैसे क्रिमिनल को मैंने देखा था तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था उसको देख के। तो वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं प्रशांत दीक्षित के कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत आभार आपका नवीन भाई कि आपने इतना सुंदर उपन्यास लिखा है, और मुझे लगता है इसका रिच और बढ़ेगा। और खासतौर पे नीतू जी छात्र राजनीति पे ही अपना आगे का शोध कर रही हैं, और मुझे लगता अरे है वाह, और जो वेरियस यूनिवर्सिटीज से जो आप नैरेटिव ला रहे हैं उसको और बुलंद करके मुझे लगता है इसको और अपडेट करेंगे, और अगला भी इसका इशू लाएंगे, और पाठकों को बहुत इससे लाभ होगा। मैं हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक नई कोशिश की है, शायद इस तरह का कोशिश हम और भी आगे कर पाए। नवीन भाई आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से। नीतू जी आप भी जुड़ी इसके साथ, शुभ आप भी अपना समय निकाल के आए और इस पूरी बातचीत को मॉडरेट और एक तरह से गति दिया है सूरज ने। सूरज भारद्वाज एक चरित्र भी है इसी तरह का उपन्यास में, तो हम इस तरह की बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद आपका।